हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम लोग क्वेश्चन बैंक में अभी तक जो है चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का हम लोगों ने एमसीक्यू तक का पोर्शन देख लिया था। अब हम लोग जो भी यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का जो क्वेश्चन बचा है उसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करके सारा ख़त्म करेंगे। तो जो लोग यहाँ पे स्टार्टिंग से नहीं देखें वो लोग प्लेलिस्ट चैनल पर बना हुआ है, ठीक है, क्लास 11 क्वेश्चन बैंक जैकबोर्ड करके, तो वहाँ से स्टार्टिंग से जाके देखिए, सारा चीज़ आपको जो है अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। बेसिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो हमारा जो है एमसीक्यू वाला था, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था। तो और भी यहाँ पे जो भी की पॉइंट्स और इन सभी को मिला के हम लोग पहले सारा इंट्रोडक्शन कर लेंगे, उसके बाद एमसीक्यू तो हम लोगों का इम्पोर्टेंट रहेगा ही, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्योंकि एक्स्ट्रा कुछ आ जाता है, कहीं से भी क्वेश्चन आपको उठ के आ सकता है, ठीक है, तो इन सभी को भी देखना बहुत ही ज़रूरी था। पूरा का पूरा जो है प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो उसको हम लोग कर ही रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे अब जो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वाला जो यहाँ पे सेक्शन है, इसको हम लोग पहले कंप्लीट करते हैं। ये चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर 1 आप लोगों को कहाँ से देखना है? प्लेलिस्ट में सारा स्टार्टिंग से वहीं से देखना है, ठीक है, आपको पता ही होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि व्हाट आर डिफरेंट आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। देखिए अब यहाँ से क्या होता है कि इन सभी चीज़ों को यदि हम लोग देख लेंगे तो वहाँ पे कुछ भी यदि पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं। आपको ऑप्शन 1 2 3 4 दे दिया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ भी जो है आपको जो भी चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है पूरा का पूरा यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो है 11th क्लास में अच्छे से अच्छा मार्क्स जो है आ जाएगा। लास्ट जब एग्जामिनेशन का टाइम होता है उस टाइम इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से देख के जाना है, ठीक है, 1-2 महीना पहले। तो वही चीज़ पूछा है कि डिफरेंट आइसोटोप जो है हाइड्रोजन का क्या होता है। तो डिफरेंट आइसोटोप आपको पता है 3 आइसोटोप हाइड्रोजन का होता है। पहला होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम और अगला क्या होता है? ट्रिटियम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका देख लीजिए सारा लिखा गया। 1H1 होता है यदि हाइड्रोजन का 1 और इसका जो एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों यदि 1 है तो उसको हम लोग प्रोटियम कहते हैं। इसी तरीके से और भी यहाँ पे होगा। ये तो हमारा रहेगा यही, एटॉमिक नंबर तो सभी का 1 रहेगा, लेकिन जो एटॉमिक मास है वो आपका जो है कुछ इस तरीके से 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और एक बार 3 हो जाएगा। तो इसी को हम लोग जो है कुछ इस तरीके से प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के नाम से जानते हैं। तो हाइड्रोजन का कितना आइसोटोप होता है? वेरी गुड, 3 आइसोटोप होता है। वही चीज़ यहाँ पे हिंदी में भी लिखा गया है, सारा चीज़ यहाँ पे समझते हुए देख सकते हैं। हाइड्रोजन के विभिन्न समस्थानिक, हिंदी में समस्थानिक कहते हैं, तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम समस्थानिक हाइड्रोजन के पाए जाते हैं। अगला देख सकते हैं, अगला जो क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पे है, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, यहाँ पे इंग्लिश वाला भी हम लोग को लेना है साथ के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स। अब यहाँ पे एक तो होता है न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस का आप लोग स्पेलिंग जानते ही हो, ठीक है। एक ये हमारा हो गया न्यूक्लियस और एक हमारा जो है कुछ इस तरीके से न्यूक्लियॉन्स हम लोगों का है, जो कि सेकंड नंबर में। तो वही पूछा न्यूक्लियॉन्स क्या होता है। न्यूक्लियस तो हम लोग जानते हैं किसी भी एटम का जो बीच में यहाँ पे पॉजिटिव कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है, तो ये बीच का जो पार्ट होता है उसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। लेकिन न्यूक्लियस यहाँ पे पूछा गया, तो न्यूक्लियस क्या होता है कि द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन वहाँ पे प्रेजेंट होता है, जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा मान लीजिए एटम है, तो इसका बीच में यदि ये हमारा यहाँ पे है न्यूक्लियस, तो इसमें प्रोटॉन और प्लस में न्यूट्रॉन रहता है। और आप लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर क्या करता है? न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो वही चीज़ बोला गया है कि द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज न्यूक्लियस। तो अभी कभी भी आपको यहाँ से अगर देखिए ये शॉर्ट आंसर टाइप में यदि पूछा जाता है तब तो आपको लिखना है, लेकिन इसको एमसीक्यू में किस तरीके से घुमाया जा सकता है कि आपको पूछा जा सकता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कलेक्टिवली फॉर्म को क्या कहते हैं, तो उसको न्यूक्लियन कहते हैं। ऑप्शन में आपको ऐसे दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये तरीका होता है। इसी को हिंदी में देख लीजिए, न्यूक्लियन क्या है कि परमाणु के नाभिक में मौजूद न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को सामूहिक रूप से, मतलब दोनों को मिला के कलेक्टिवली वही चीज़ हो गया, सामूहिक रूप से उसको न्यूक्लियन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड नंबर है कि विच ऑर्बिटल डज नॉट हैव डायरेक्शनल कैरेक्टर। कि इसके पास डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं होता। तो एस ऑर्बिटल होता है, बेसिकली आपका जो होता है इस तरीके से होता है, स्फेरिकल होता है। तो स्फेरिकल क्या है? इसके चारों तरफ तो सिमेट्रिकल देखने को मिल रहा है, कहीं से भी इसको हम लोग बता नहीं सकते। लेकिन वही चीज़ यदि हम लोग का जो अगर देखते हैं, ये हम लोग का मान लीजिए अच्छे से बना देते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम लोग का मान लीजिए पी ऑर्बिटल। तो इसमें देखिए ये डायरेक्शन कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि एक्स एक्सिस में है या फिर वाई में होता है, जेड में होता है, इस तरीके से। तो ये डायरेक्शन को दिखाता है, ठीक है। लेकिन एस ऑर्बिटल में हम लोगों का वैसा कुछ नहीं होता है, इसलिए इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा? एस ऑर्बिटल हो जाएगा। किस कक्षक में दिशात्मक विशेषता नहीं होती है तो क्या हो जाएगा? एस कक्षक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बात करें तो इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि आउट ऑफ डी ऑर्बिटल्स,
ठीक है, जो भी यहाँ पे डी ऑर्बिटल जितना भी होता है, विच डज नॉट हैव 4 लोब्स, किसके पास 4 लोब्स नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है आंसर इसका dz² होगा, इस तरीके से dz², क्योंकि इसका जो होता है वो कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे बीच में चक्री टाइप का होता है, मतलब 4 इसमें लोब नहीं होता है, तो जिस कारण से हम लोग को dz² ये चीज़ हो गया। बाकी जितना भी होगा उसमें बस हम एक स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, सभी का इसी तरीके से उसका एक्सिस चेंज होता है, ठीक है। सभी में इस तरीके से dxy हो गया, dx² - y² हो गया, dyz हो गया, dxz हो गया, जो भी इस तरीके से बनता है तो उसमें 4 लोब्स होते हैं, लेकिन जो dz² होता है जो कि मैंने बना के दिखा दिया उसमें नहीं होता है। तो ये इसका याद रख सकते हैं आप लोग, इसमें 4 याद रख लीजिएगा कुछ इस तरीके से। एक हमारा चला जाए, मान लीजिए जैसे कि dxy है, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। बाकी याद रखने वाला आपको क्वेश्चन यदि फिगर दे के पूछेगा तो आप वहाँ से आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो dz² ही वैसा होता है जिसमें 4 लोब नहीं होते, मतलब डी कक्षकों में जो होता है लोब नहीं होता है, 4 लोब नहीं होता है dz²। चलिए अब यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अब हम लोग बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या कहता है कि विच क्वांटम नंबर डिटरमाइन द शेप। तो क्वांटम नंबर आप लोगों ने पढ़ा होगा n, l, m और s, शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन, ये 4 क्वांटम नंबर होता है। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है कि क्वांटम नंबर कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि उनमें जो चारों में से कौन यहाँ पे डिटरमाइन करता है शेप, ओरिएंटेशन, साइज ऑफ द ऑर्बिटल। देखिए अब यहाँ से 3 क्वेश्चन आपका फ्रेम हो रहा है, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये है, ठीक है। यदि कोई ये जो क्वेश्चन बैंक सीरीज मैंने अच्छे तरीके से जो कंप्लीट किया है उसको अगर यदि फॉलो कर लेता है तो इससे बाहर आपका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, आप क्वेश्चन आसानी से वहाँ पे बना सकते हैं। तो वही बोला है कि क्वांटम नंबर जो डिटरमाइन करता है शेप, ओरिएंटेशन और साइज, तो कौन कौन करता है, सीधा सिंपल आप याद रख सकते हैं। शेप जो होता है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर करता है, जिसको हम लोग एल कहते हैं। ओरिएंटेशन हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, जिसको अभी हमने एम बोला था। और साइज हम लोगों का जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको एन से डिनोट किया जाता है, यही हम लोगों को यहाँ पे बताता है, ठीक है। चलिए वही चीज़ हिंदी में है, कौन से क्वांटम संख्या निर्धारित करती है आकार, त्रिवियम अभिविन्यास, ग्रेड का आकार। तो सबका यहाँ पे आकार कौन करता है, दिंगसिए क्वांटम नंबर। त्रिवियम कौन करता है, चुंबकीय करता है। ग्रेड का आकार कौन करता है, प्रधान क्वांटम संख्या करता है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़े, तो इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। वेवलेंथ जिसको हम लोग न्यूज़ से देखते हैं, और मोमेंटम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो वही चीज़ बोला है कि उसमें रिलेशन क्या है। तो लेमडा और जो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्या बोला है, वेवलेंथ हमारा लेमडा होता है, न्यू हमारा होता है फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे जो मैंने न्यू पहले बताया उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, वेवलेंथ हमारा लेमडा होता है, इसको याद रखिए। ये हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी, ये हमारा हो गया, और लेमडा हमारा हो गया वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ हो गया। और जो पी हमारा यहाँ पे उसको क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है मोमेंटम, मोमेंटम। तो तीनों टर्म यहाँ पे हो गया। तो वही रिलेशन पूछा है लेमडा और यहाँ पे पी के बीच। तो लेमडा बराबर होता है h/p, लेमडा इक्वल टू h/p, यहाँ पे ये रिलेशन होता है, जहाँ पे लेमडा वेवलेंथ हो जाएगा, h प्लैंक्स कांस्टेंट हो जाएगा, और p मोमेंटम हो जाएगा। प्लैंक्स कांस्टेंट का आप लोग वैल्यू बेसिकली जानते ही होंगे, 6.67 कुछ करके होता है समथिंग, थोड़ा सर्च कीजिएगा समझ में आ जाएगा। हिंदी में वही कि किसी कान लिख दिया है बेसिकली यहाँ पे कुछ पार्टिकल के आधार पे आप समझ सकते हैं, कोई वस्तु बोल सकते हैं कि किसी, इसको थोड़ा मॉडिफाई करना है, यहाँ पे पार्टिकल है तो उसी का यहाँ पे बात किया गया कि तरंगदैर्घ्य, और वस्तु बोल सकते हैं, किसी भी चीज़ बोल लीजिए, उसका वहाँ पे तरंगदैर्घ्य और संवेग के बीच क्या संबंध है। तो लेमडा इक्वल टू h/p होता है, सारा चीज़ लिखा गया है। लेमडा तरंगदैर्घ्य, h प्लैंक्स स्थिरांक और p हमारा संवेग हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। स्टेट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका 2 प्रॉपर्टी के बारे में बताने बोला है। तो एक तो पहला जो होता है प्रॉपर्टी उसको इंटरफेरेंस कहते हैं, और दूसरा हमारा डिफ्रैक्शन होता है, याद रखिएगा। विद्युत चुंबकीय विकिरण के 2 गुण क्या क्या है, व्यक्तिकरण है पहला, और दूसरा है विवर्तन। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, इसको जल्दी से ख़त्म करेंगे, ठीक है। कहता है कि व्हाट इज़ मीन्ट बाय क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन एनर्जी का क्वांटाइजेशन से हम लोग क्या समझते हैं। कहता है इट मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैज़ अ सर्टेन स्पेसिफिक
सर्टेन और बोल सकते हैं स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो निश्चित वहाँ पे कुछ एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन का, किसमें, किसी भी एटम में, तो उसी को हम लोग जो है उसका क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। मतलब हिंदी में यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के परिमाणीकरण से क्या तात्पर्य है। तो इसका मतलब होता है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन में एक निश्चित विशिष्ट मात्रा में ऊर्जा जो होता है उसी को हम लोग ऊर्जा के, इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा के परिमाणीकरण या फिर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी कहते हैं। सीधा सिंपल सा बात था, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि व्हाट इज़ डीजेनरेट ऑर्बिटल। देखिए ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल क्या होता है, इसका डेफिनेशन यहाँ पे देख सकते हैं। कहता है ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू सेम सबसेल हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल। मान लीजिए यहाँ पे एस ऑर्बिटल है, ठीक है, एस ऑर्बिटल यदि मान लीजिए है हमारे पास, तो एस ऑर्बिटल किस तरीके से होता है, इस तरीके से एक बॉक्स होता है। तो इसमें जो भी यहाँ पे एनर्जी आपका जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो कुछ इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो एस ऑर्बिटल का जो ये बॉक्स है, ठीक है, इसका क्या होता है कि सेम एनर्जी होता है। ठीक है, मान लीजिए ये एक बॉक्स था, तो एक से तो उतना हमको पता नहीं चल रहा है, लेकिन वही जब देखें कि पी ऑर्बिटल के लिए जब हम लोग देखे थे तो इसमें क्या होता है कि 3 सबसेल कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो जितना भी ऑर्बिटल यहाँ पे जो आपका एक बॉक्स दिखाया जा रहा है, सभी का अपना अपना जो है एनर्जी क्या होता है, सेम होता है, जिस कारण से इसको जो सेम एनर्जी आता है वही हम लोग हमारा जो है डीजेनरेट ऑर्बिटल कहला जाता है, उसी कारण से। ठीक है, तो वही लिखा गया ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू सेम सबसेल हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल। हिंदी में वही है। संभ्रांश ऑर्बिटल क्या है, समान ऊर्जा वाले एक ही उपकोष से संबंधित ऑर्बिटल संभ्रांश ऑर्बिटल कहलाती है। ठीक है, मतलब पी सबसेल में जो भी वहाँ पे बॉक्स आपका है तो वो चीज़ वहाँ पे कहलाएगा। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल आर नॉट पॉसिबल। इसमें से जो यहाँ पे दिखाया है, इसमें से क्या क्या आपको जो है पॉसिबल नहीं है। क्या क्या दिया है, 1p दिया है, 2s दिया है। आंसर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे समझना है। आंसर तो यहाँ पे वैसे भी दिया गया, उसको तो डिस्कस करें, लेकिन कैसे हो रहा है वो चीज़ें भी साथ के साथ यहाँ पे समझ। तो 1p, 2s, 2p और 3f। तो आपने देखा होगा जब भी स्टार्टिंग से देखे होंगे तो कुछ इस तरीके से 1p कभी नहीं देखा होगा, 2s देखा होगा, 2p देखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3f नहीं देखा होगा। अब क्या क्या देखे होंगे हम लोग, एक जो हमारा होता है 1s होता है, 1s अकेला होता है, इसके बाद p df कुछ नहीं होता। एक हमारा होता है 2s 2p होता है। ठीक है, फिर आगे जाते हैं तो 3s 3p और 3d होता है। तो इतना हम लोग यहाँ पे पहले से पढ़े हैं, तो जिस आधार पे यदि यहाँ पे बोला जाए तो 3d के बाद 3f पॉसिबल नहीं होता है, 1s के बाद 1p पॉसिबल नहीं होता है। इतना यदि यहाँ पे रहता तब तो पॉसिबल रहता, लेकिन यहाँ पे जैसे कि 1p कर दिया और 3f कर दिया, जिस कारण से यही जो है यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो वही चीज़ बोला निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्बिटल संभव नहीं है, तो 1p और 3f यहाँ पे संभव नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे बात किया जाए सीधा सिंपल, यदि 1p का हम लोग यदि बात करते हैं तो 1p बराबर n का वैल्यू हमारा कितना यहाँ पे हो गया, 1 हो गया। l का वैल्यू जो है यहाँ पे अब कितना दिखा रहा है, अगर इस p को यदि लेते हैं तो हमारा 1 हो जाता है, लेकिन जो l का वैल्यू हमारा होता है वो क्या जाता है, n-1 जाता है, 0 से n-1, 0 से n-1। तो यदि 0 से यदि मान लीजिए एक तो 0 हमारा यहाँ पे n बराबर 1 है, ठीक है, तो 0 तो ये हमारा पहला रहेगा ही, लेकिन जैसे अगर 1 कर देते हैं तो -1 यदि करते हैं तो फिर से ये 0 हो जाता, जिस कारण से ये पॉसिबल नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब है जो n का जो वैल्यू हमेशा आता है, जो भी यहाँ पे दिया रहे, उससे जब l का वैल्यू होता है वो 0 से n-1 की तरफ जाता है, और यदि n-1 ये पॉसिबल यदि है तब जाके वो यहाँ पे पॉसिबल होता है, नहीं तो नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये हम लोगों का यहाँ पे जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप था VSQ, ये हमारा जो यहाँ पे सॉर्ट आउट हो गया। इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीखने को मिला, तो इसको ध्यान रखिएगा। इस टाइप से कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। चलिए अब जो है हम लोग अगले सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज बढ़ेगा, तो उसको अब हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इसमें क्या है, इसमें बोला गया कि स्टेट, फर्स्ट यहाँ पे बोला है डी ब्रोगली प्रिंसिपल और दूसरा बोला हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो क्या क्या होता है चीज़ें, वो चीज़ें हम लोग अब यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे डी ब्रोगली को डिस्कस किया गया है। कहता है ऑल मटेरियल पार्टिकल इन मोशन एग्जिबिट डुअल नेचर। कोई भी मटेरियल है यदि वो मोशन में है तो वो क्या करता है, 2 तरह का बिहेवियर को
शो करता है नेचर में। क्या क्या? पहला पार्टिकल नेचर और साथ के साथ वो वेव नेचर को करता है। इक्वेशन जो इसके लिए आता है वो लेमडा इक्वल टू आता है h/mv। बस ज़्यादा कुछ इसमें नहीं था। यहाँ पे जो भी टर्म है लेमडा वेवलेंथ हो जाएगा पार्टिकल का, h प्लैंक्स कांस्टेंट हो जाएगा, m मास हो जाएगा पार्टिकल का और v हो जाएगा वेलोसिटी। बस यही सिंपल सा बात है कि जितना भी जो भी पार्टिकल है वो मोशन यदि कर रहा है तो वो जो है दो तरह का नेचर को शो करता है, पहला पार्टिकल नेचर और दूसरा वेव नेचर। ठीक है, और जिससे यहाँ पे जो हम लोगों का जो फॉर्मूला निकल के आता है, डी ब्रोगली के लिए हमेशा पूछे रिलेशन तो ये बताना है, डेफिनेशन पूछे तो ये सारा चीज़ लिख देना है। और यदि ऐसे भी पूछा जा सकता है तो ये सभी क्वेश्चन को हम लोग तोड़ तोड़ के सीख लेते हैं ताकि कहीं से भी क्वेश्चन है तो हमारा बन जाए। और इसमें बोला जा सकता है कि डुअल नेचर में क्या क्या कौन कौन टाइप का दिखाता है, तो पहला दिखाता है पार्टिकल नेचर और दूसरा हमारा वेव नेचर। बस इतना याद रखना था। इसी तरीके से जो सेकेंड हमारा है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये डी ब्रोगली का था। उसके बाद आया था हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। कहता है इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, ये हमारे यहाँ पे बीच में ये इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में क्या कहा गया था कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है उसका हम लोग जो है एक साथ साइमल्टेनियसली एक साथ यहाँ पे उसका ना तो हम लोग पोजीशन एक साथ पता कर सकते हैं कि कहाँ पे मान लीजिए रिवॉल्व कर रहा है तो इसका एग्जैक्ट वहाँ पे हम लोग उसका पोजीशन नहीं पता कर सकते और ना ही उसका एग्जैक्ट मोमेंटम पता कर सकते हैं। तो वही चीज़ जो है यहाँ पे जो हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था तो उसमें ये चीज़ बताया गया था। बस यही बात है, जिसको समझ में नहीं है एक बार पीछे कर लीजिए, सारी चीज़ समझ में आ जाएगा। वही चीज़ हिंदी में है, हिंदी तो डिस्कस हम लोग करते ही जा रहे हैं इसलिए यहाँ पे कर ले रहे हैं। तो डी ब्रोगली सिद्धांत और हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो डी ब्रोगली सिद्धांत क्या होता है कि कोई भी गतिमान सभी भौतिक कण दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, दो तरह का बताता है, अर्थात कण प्रकृति और साथ साथ तरंग प्रकृति भी। फॉर्मूला ये लगाना है, ये तरंगदैर्घ्य लैम्डा होता है, h प्लैंक्स स्थिरांक होता है, m हमारा कण का द्रव्यमान होता है और v हमारा कण का वेग होता है। बस यही बात है। दूसरा हमारा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो अनिश्चितता का सिद्धांत क्या होता है? कहता है इलेक्ट्रॉन की सटीक स्थिति, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है उसका सटीक स्थिति और सटीक गति को जो है एक साथ, अलग अलग नहीं बोला, अलग अलग तो पता लगाया जा सकता है वो एक अलग बात है, लेकिन एक साथ जो उन्होंने बोला था कि सटीक स्थिति एग्जैक्ट पोजीशन उसका कहाँ है और सटीक गति एग्जैक्ट जो उसका मोमेंटम वो पता नहीं किया, मतलब करना असंभव है, ये चीज़ यहाँ पे बोला गया था। चलिए अगला यहाँ पे जो है अगला देख सकते हैं कुछ इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोला गया है, इधर ले आते हैं इसको। स्टेट एंड एक्सप्लेन ऑफबाउज प्रिंसिपल। ऑफबाउ प्रिंसिपल को यहाँ पे जो है क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो वही बोला है कि ऑफबाउ प्रिंसिपल में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन आर फील्ड इन सबसेल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब हम लोग फील करते हैं तो उसको ऑफबाउ प्रिंसिपल के दौरान उसको यहाँ पे समझ में आता है। और इसमें जो ऑर्डर यहाँ पे आता है वो कुछ इस तरीके से हमारा ऑर्डर आता है। जो सबसे लोअर एनर्जी होता है 1s वो इसमें सबसे इधर आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2s, फिर इधर आ जाएगा 2p, फिर यहाँ पे आ जाएगा, देख सकते हैं वहाँ पे लिखा गया 2p, उसके बाद 3s, फिर इधर हमारा चला जाएगा 3p, थोड़ा बड़ा करके लिख दे रहे हैं ताकि आप सभी को समझ में आ जाए। 3p हो गया, 4s आ गया, फिर 3d आ गया, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेरी गुड 4p आ जाएगा। ये अबाउ के अनुसार था, बाकी सेल वाइज अगर देखें तो वो 1 2 3 का जो भी वहाँ पे फर्स्ट सेल में 1s है तो 1s रहेगा, सेकंड सेल में 2s 2p है तो वैसा रहेगा। लेकिन जो अबाउ का प्रिंसिपल था उसमें बोला गया था कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो था सब सेल का वो इंक्रीजिंग ऑफ एनर्जी के आधार पे इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है। तो 5s हमारा हो गया, फिर यहाँ पे 4d बहुत दूर तक है, इसमें इतने में लगभग आपका क्वेश्चंस लगभग हो जाता है। 4d, फिर 5p, फिर देख लीजिए वहाँ पे क्या लिखा है 4f, फिर 5d, फिर यहाँ पे 6p, 7s। ठीक है, तो ये तरीका तो इसके आधार पे है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे सारा इस तरीके से ऑर्डर आपका आता है। अब यहाँ पे रूल इसका बेसिकली क्या है उसको हम लोग समझते हैं। कहता है लोअर द वैल्यू ऑफ n+l। अगर n+l का वैल्यू लोअर आता है फॉर एन ऑर्बिटल लोअर इज इट्स एनर्जी। यदि n+l का वैल्यू, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 3s और 3p में हम कन्वर्ट करते हैं इसको, मतलब कंपेयर करते हैं,
तो इसमें यदि देखें तो n प्लस एल अब हमको जो है कंपेयर करना है, n प्लस एल। तो n इसका जो है 3 हो जाएगा, इसका s का वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब इसका यदि हम लोग करें तो इसका वैल्यू 3 आया। इसमें n का वैल्यू 3, l का वैल्यू p है तो 1, बेसिकली 1 लिखना है, l नहीं लिखना है। तो 3 और 1 4। अब देखें इसका वैल्यू 3 आ रहा है, इसका वैल्यू 4 आ रहा है, मतलब ये आपका बड़ा है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताता है और ये छोटा है। तो वही चीज़ बोलता है कि लोअर द वैल्यू ऑफ n प्लस एल फॉर एन ऑर्बिटल लोअर इज इट्स एनर्जी। जिसका वैल्यू जितना कम होगा उसका एनर्जी भी उतना कम होगा। दूसरा क्या बोलता है कि इफ़ ऑर्बिटल हैव द सेम n प्लस एल वैल्यू। अब तो ऐसा हो गया कि n प्लस एल कम ज़्यादा हुआ तो उसके आधार पे एनर्जी हम लोग देखें, लेकिन यदि कभी ऐसा होता है कि n प्लस एल का वैल्यू सेम हो जाता है, बोले सर क्या बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल बात कर रहे हैं। अभी यहाँ पे बहुत सारा आपको मिलेगा जिसमें n प्लस एल का वैल्यू लगभग आएगा, जब जोड़ के तो सेम आ जाएगा। तो उसमें क्या करना है कि लोअर यदि n का होता है तो उसका वैल्यू लोअर होगा। जैसे यदि आपको हम बात करें तो यहाँ पे आप देख लीजिए 3p हमारा है और यहाँ पे 4s। इसमें देखिए, इसमें यदि हम आपको निकाल के दिखाएं n प्लस एल, तो इसका देख लीजिए n का वैल्यू 3 और प्लस 1 कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे देखिए 4 प्लस 0, देखो यहाँ पे सेम हो गया। तो इसमें क्या बोला, जिसका n का वैल्यू ज़्यादा रहेगा उसी का एनर्जी ज़्यादा रहती है। इसमें n का वैल्यू 4 है, इसमें n का वैल्यू 3 है, इसलिए ये यहाँ पे बड़ा होता है। ये चीज़ यहाँ पे दूसरा इसका नियम था। बस यही नियम यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझना है, ठीक है। तो वही बोला, ये दो नियम जो है यहाँ पे अबाउ प्रिंसिपल के आधार पे आता है, जिस कारण से ही ये हमारा जो ऑर्डर है वो कुछ इस तरीके से आके बना हुआ है, ठीक है। बाकी आप इसको किताब में भी देख लीजिएगा एक बार, वहाँ पे अच्छे तरीके से ड्रॉ किया गया है, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा। बाकी इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। मान लीजिए कोई भी यदि मान लीजिए सोडियम का आप निकालिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताइए आप लोग, बताइएगा। और यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो कार्बन का बता दीजिए, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसे प्रैक्टिस के लिए है। नाइट्रोजन का बताइए। ये 3 आप लोग जो है कमेंट में बताइएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को, ठीक है। ये होमवर्क के लिए आप लोगों को दे रहे हैं, नाइट्रोजन, सोडियम, कार्बन। चलिए बताइएगा इन सभी को। चलिए, तो यहाँ पे जो हिंदी में यहाँ पे क्या लिखा, वही चीज़ लिखा गया है कि अबाउ के सिद्धांत को बताएं और समझाएं। तो अबाउ का सिद्धांत क्या होता है कि ऊर्जा के बढ़ते क्रम में उपकोषों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ऊर्जा के बढ़ते क्रम में उपकोष में वहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, जिसका क्रम कुछ इस तरीके से ये चीज़ होता है, ठीक है। और इसका नियम यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से बताया गया है कि किसी कक्षक के लिए n प्लस एल का मान जितना कम होगा उसका ऊर्जा उतना कम होगा, और यदि n प्लस एल का वैल्यू समान है तो n कक्षा जिसका कम होगा उसी का वहाँ पे मान कम होगा। बस यही याद रखना है। अगला देख लीजिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि राइट द 4 क्वांटम नंबर फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। अब देखिए यहाँ पे सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसके आधार पे बोला है कि 4 क्वांटम नंबर उसको आपको लिख के बताना है। तो 4 क्वांटम नंबर हमने क्या क्या बताया था, n बताए थे, l बताए थे, m बताए थे और n बताए थे, s बताए थे। ये 4 क्वांटम नंबर आपको जो है लिख के बताना है। किसके लिए बोला है, सोडियम के लिए बोला है। देखिए अभी ऊपर में हम दिए भी थे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जिसको पता होगा वो अच्छे तरीके से लिख लिए होंगे। 1s2 2s2 11 होता है तो उसके आधार पे लिखना है, 2p 6 हो जाएगा और यहाँ पे 3s का 1 हो जाएगा। अब n का वैल्यू हमको लिखना है, n का वैल्यू लिखना है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए बोला, ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसे तो पता चलेगा कि क्या n का वैल्यू, किसका वैल्यू यहाँ पे लिख दें, तो वहाँ पे दिया हुआ रहेगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब सबसे लास्ट वाला, सबसे लास्ट हमारा यहाँ पे कौन सा है, 3s1 है, वही वैलेंस में हमारा जाएगा। तो उसके लिए n का वैल्यू सबसे पहले देखेंगे, तो n का वैल्यू ये हमारा सामने वाला होता है 3 हो जाएगा। l का वैल्यू हमारा कौन होता है, ये होता है, तो s है तो उसके लिए 0 होता है। m का वैल्यू हम लोग देखते हैं, तो m का वैल्यू इलेक्ट्रॉन कैसा भरा हुआ, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ऐसा भरेगा, मतलब यहाँ पे इसका जो है m का वैल्यू अभी देख रहे हैं वो s का वैल्यू हो जाएगा। ये जो बता रहे हैं वो s का वैल्यू थोड़ा खिंच पिच हो जा रहा है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। तो लास्ट हमारा क्या था, 3s1 था, ठीक है, समझिएगा। तो 3s1 है तो n का वैल्यू हमारा, दूसरा कलर ले लें क्या, चलिए कलर ले लेते हैं। तो n का वैल्यू जो है हमारा कुछ इस तरीके से कितना आ जाएगा, n का वैल्यू हमारा आ जाएगा 3, l का वैल्यू हमारा आ जाएगा 0, और यहाँ पे हम लोग को अब क्या दिखाना है, m का वैल्यू। m का वैल्यू क्या होता है कि -l से +l तक जाता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। m का वैल्यू -l से +l जाता है, तो -l
एल का वैल्यू हमारा 0 है, तो 0 से क्या बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 0 से माइनस और प्लस कुछ बोल सकते हैं हम लोग, नहीं बोल सकते, तो एम बराबर ये 0 तक चलेगा। अब लास्ट का जो हम लोग एस का बोल रहे थे, तो एस का वैल्यू के लिए हम लोग को लास्ट इसमें इसका बनाना होगा बॉक्स एस के लिए, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन ऐसा रहेगा, तो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो यहाँ पे जिस कारण से इसके लिए यहाँ पे प्लस हाफ आता है, यही चीज़ यदि नीचे इस इधर के लिए आता इस इलेक्ट्रॉन के लिए, तो माइनस का हाफ हो जाता, ये बस जानकारी के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको निकालना होता है। अब जो वहाँ पे हम कार्बन दिए थे, नाइट्रोजन दिए थे, तो उसके लिए जो वहाँ पे नाइट्रोजन का हम बताएं, ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, और उसका जो है आपको मान के चलिए कि आपका जो वैलेंस का उसमें भी बता दीजिए, वैलेंस सबसे पहले पहचानना होगा, उस वैलेंस सेल के लिए वहाँ पे उसका जो है एन, एल, एम और एस का सारा वैल्यू आपको बताना है। ये 2 काम कीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे सोडियम के लिए बोला है कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन में 4 क्वांटम नंबर, सोडियम का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, उसके बाद जो भी यहाँ पे टर्म बोले, कभी कभी सीधा आपको बोल दिया जा सकता है कि 2p के लिए बताइए, 1s के लिए बताइए, तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेगा, तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे n का वैल्यू सारा चीज़ यहाँ पे जो है आंसर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, वही फिर से आ गया क्वांटम नंबर, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है सबसे पहले डिस्कस करते हैं। क्या है, कहता है डिफाइन क्वांटम नंबर्स, विच क्वांटम नंबर डिफाइन द शेप ऑफ ऑर्बिटल। अभी हम लोग ऊपर में देखे थे, कौन सा करता है, एजीमुथल करता है, ठीक है। अभी तो ऊपर देखे थे ना जी, यहाँ पे देख लीजिए शेप कौन करता है, देख लीजिए शेप यहाँ पे करता है कौन सा, एजीमुथल करता है, ओरिएंटेशन करता है, मैग्नेटिक, साइज करता है, प्रिंसिपल, ये चीज़ अभी हम लोग डिस्कस कर ही लिए। तो इसको यदि हम लोग यहाँ पे करें अच्छे तरीके से, ठीक है, तो देखिएगा क्या कहता है, कहता है क्वांटम नंबर में बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ 4 नंबर्स, 4 नंबर का सेट है, विच गिव द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन के बारे में वो इन्फॉर्मेशन देता है किसी भी एटम के लिए। और ये क्या क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है और स्पिन क्वांटम नंबर है। डिनोट अगर करना चाहें तो प्रिंसिपल को n से, वही चीज़ हम बता भी दिए, इसको l से, इसको m से और इसको s से। अब क्वेश्चन में ही पूछा था कि कौन सा क्वांटम नंबर डिफाइन करता है शेप को, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है डिफाइन करता है शेप को, बस। अगला यहाँ पे हिंदी में क्या है कि क्वांटम संख्याओं को परिभाषित कीजिए, कौन सी क्वांटम संख्या कक्षक के आकार को परिभाषित करती है। तो कहता है क्वांटम संख्याओं को 4 संख्याओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो कि किसी परमाणु में क्या बोला है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी, पूरी जानकारी देता है, जिसमें कौन कौन हो जाएगा, मुख्य क्वांटम संख्या, द्वितीयक क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम संख्या। देखिए यहाँ पे हिंदी में कुछ थोड़ा बहुत मिस्टेक हो तो थोड़ा माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि हिंदी में हमको उतना ज़्यादा यहाँ पे इसके बारे में सभी का हिंदी हमको उतना पता नहीं है, लेकिन जो भी आप लोग हिंदी में यदि पढ़े होंगे तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा। जो भी चीज़ है वो मैं तो यहाँ पे समझाता जा रहा हूँ, कहीं कहीं लिखा होगा थोड़ा गड़बड़ तो उसको आप लोग थोड़ा भूल चूक माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हिंदी में आप लोग समझ ही रहे होंगे क्या दिक्कतें हैं। तो द्वितीयक क्वांटम संख्या कक्षक के आकार को परिभाषित करती है, यही बताया गया कि कौन सा जो है कक्षक के आकार को कौन परिभाषित करता है, तो ये यहाँ पे सेकेंड नंबर वाला है, द्वितीयक क्वांटम संख्या वो करता है। चलिए अगला यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कि व्हाट टाइप ऑफ मेटल यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल, गिव एन एग्जांपल। फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो वहाँ पे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है, तो उसमें जो सेल उसका होता है उसमें किस टाइप का मेटल का उपयोग किया जाता है, यही पूछा गया, नॉलेज वाला बात है, ध्यान रखिएगा। तो कहता था मेटल विच हैव लो आयनाइजेशन इंथैल्पी, जिसके पास आयनाइजेशन इंथैल्पी लो होता है। आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है, अभी जब आगे हम लोग पढ़ेंगे, अगला जो चैप्टर है उसमें वहाँ पे जो भी की पॉइंट और उसका वही शॉर्ट आंसर जो भी आंसर वाला है तो उसमें आपको अच्छे से बता देंगे। अभी के लिए बता देना आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को जो है रिमूव करने के लिए जो भी एनर्जी दिया जाता है वो चीज़ होता है। तो कहा गया है कि लो आयनाइजेशन इंथैल्पी वाला जो होता है मेटल, उसको वहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किया जाता है, क्योंकि अगर लो इंथैल्पी नहीं इंथैल्पी और आयनाइजेशन इंथैल्पी यदि नहीं रहेगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाएगा, उसमें जब आपका जो हीट वगैरह लाइट वगैरह जो भी पड़ेगा, ठीक है, तो वही चीज़ बोला है। तो जिसके लिए यहाँ पे सीजियम इज एन अल्कली मेटल इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेटल, तो सीजियम जो यहाँ पे अल्कली मेटल होता है उसी का यहाँ पे यूज बेसिकली किया जाता है।
तो वही बोला है फोटो इलेक्ट्रिक सेलों में किस प्रकार की धातुओं का उपयोग किया जा सकता है। तो उदाहरण के लिए यहाँ पे है जिन धातुओं में कम आयनीकरण इंथैल्पी होती है जिसका उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किया जाता है। सीजियम का यहाँ पे एक क्षार धातु का यहाँ पे लिया गया है एग्जाम्पल। बस इतना सा बात था। चलिए अब लास्ट सेक्शन जो हम लोगों का है और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन वाला सेक्शन है, ठीक है, LAQ। तो इसकी अब हम लोग जो है यहाँ पे बात करेंगे। लॉन्ग आंसर में जब भी आएगा तो ये आएगा। देखिए ये चीज़ें तब ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगेगा जब आपका सब्जेक्टिव में एग्जामिनेशन होगा, लेकिन अभी के टाइम में क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्टिव में आपका हो रहा है। तो आप यहाँ पे जो भी चीज़ बताया गया उसको बस याद रखिए। अब देखिए इस क्वेश्चन से यहाँ पे क्या पूछा जा सकता है, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल वाला था, अब इधर इसमें सीधा सिंपल बोल दिया जा सकता है कि यहाँ पे विच टाइप ऑफ मेटल यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल, इतना क्वेश्चन ये यहाँ पे लिख देता और यहाँ पे 4 ऑप्शन दे देता। तो आपको सीजियम पता होता, ये जो सीजियम पता होता तभी आप उसको कर पाते। तो ऐसे इसको आप ऑब्जर्व करने का कोशिश कीजिए कि तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो लॉन्ग आंसर टाइप की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप में क्या है देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को बताना है, हुंड्स रूल को बताना है और यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया है, उसमें एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन का जिसका रेडिएशन फ्रीक्वेंसी इतना दिया है, ठीक है, उसी का एनर्जी जो है 1 मोल फोटोन का रेडिएशन में वहाँ पे निकालना है। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे लॉन्ग में दिया है। सभी को एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आपका जो है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं। तो ये क्या कहते हैं कि नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, कोई भी एक एटम है तो उसमें कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन को नहीं कैन हैव द सेम 4 क्वांटम नंबर। तो कोई भी एटम है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो 4 क्वांटम नंबर है N L M S, तो वो क्या होता है कि सभी का सभी जो क्वांटम नंबर वो सेम नहीं होता है। दूसरे शब्दों में यहाँ पे कहा गया है कि इन अदर वर्ड्स एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। कोई भी ऑर्बिटल है, मान लीजिए यहाँ पे जो भी हम बताए थे S का था तो इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है। P का भी यदि हम रखें तो इसमें भी एक ऑर्बिटल का बात किया जाए, इसका यदि बात करें तो इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन, इसी तरीके से इसमें 2 इसमें 2, ठीक है। तो वही चीज़ बोला है। दूसरे शब्दों में कहा गया है कि कोई भी ऑर्बिटल है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन करता है और वो दोनों क्या होता है अपोजिट स्पिन में होते हैं। अपोजिट स्पिन कहने का मतलब है कि मान लीजिए इस तरीके से एक ये हमारा बॉक्स है, ठीक है, इसमें जो हमारा इलेक्ट्रॉन ऐसे है तो एक देखिए इस तरीके से क्लॉकवाइज, एक आपका एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों का स्पिन जो है क्या है उल्टा उल्टा। और मैंने अभी ऊपर बताया था इसके लिए अगर हम लोग S का वैल्यू बात करेंगे तो ये हमारा +½ आएगा और इसके लिए यदि S का वैल्यू हम लोग बात करेंगे तो -½ आएगा। तो कहीं ना कहीं देख लीजिए इसमें अलग आ रहा है, इसमें अलग आ रहा है। अगर इसका मान लीजिए N का वैल्यू सेम आ जाए, L का वैल्यू सेम आ जाए, M का वैल्यू सेम आ जाए, लेकिन S का वैल्यू इसका हमेशा अलग आएगा, ठीक, क्योंकि ये ऑर्बिटल जो भी NLMS तो ये ऑर्बिटल के लिए आ रहा है, ठीक है, लेकिन वहाँ जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए हम लोग उसका स्पिन को हम लोग S से बताते हैं तो वो डिफरेंट हमेशा आएगा। ये चीज़ यहाँ पे बोला गया, मतलब कुछ भी वहाँ पे डिफरेंट हो सकता है। यदि S सेम है M अलग आ जाएगा, कोई ना कोई एक चीज़ आपका जो है डिफरेंट, 3 में से जो चौथा रहेगा वो आपका डिफरेंट आएगा। बस ये चीज़ यहाँ पे कहना, समझिए इन चीज़ों को। फिर से बता देते हैं कि नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव ऑल 4 क्वांटम नंबर्स सेम, ठीक है। इन अदर वर्ड अगर कोई भी ऑर्बिटल है उसके पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होगा और सभी का सभी स्पिन क्या होगा डिफरेंट होगा। बस इतना ही समझना था। अगला जो यहाँ पे है हुंड्स रूल, ठीक है, हुंड्स रूल समझते हैं। ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है, ठीक है। आपको जैसे जैसे आपने पढ़ा होगा उस तरीके से आपको समझ में आया होगा। हुंड्स रूल यहाँ पे कहता है कि द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल of the same subshell does not take place until each orbital has 1 electron। बहुत ही अच्छा बात लिखा गया है, इसको सीधा सिंपल समझिएगा। तो कहने का मतलब है मान लीजिए ये हमारा कुछ इस तरीके से, थोड़ा शेप अच्छा ले लेते हैं। ये मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से यदि है 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल। अब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना भराया जा सकता है, ये जैसे कि आपको किसका है P ऑर्बिटल का है, तो P ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना होता है 6 इलेक्ट्रॉन्स आप जो है भर सकते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भरने का ये तरीका को बताया है कि जहाँ तहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं भराएगा, जब भी इलेक्ट्रॉन भराएगा सीक्वेंस से भराएगा। मान लीजिए पहला यहाँ आ गया तो दूसरा यहाँ आएगा, तीसरा यहाँ आएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे इधर रख दिए। सबसे पहले तो इन चीज़ों को समझिए, पहले तो तीनों यहाँ पे हम लोग भर लिए। अब यदि इसमें हमको रिपीट करना है, ठीक है, तो रिपीट करने के लिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ से नहीं रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। या तो फिर यहाँ से हम लोग इस तरीके से रिपीट करेंगे या फिर हम चाहें तो इधर से रिपीट कर सकते हैं। ये हमारा हो सकता है, ठीक है,
इस तरीके से ये रिपीटेशन होगा। मतलब कहने का मतलब जब तक तीनों भरा नहीं जाएगा, तीनों में एक एक नहीं चला जाएगा, तब तक हम पेयर वहाँ पे नहीं कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब मेरा समझिए कि यदि ये हमारा 3 ऑर्बिटल है, ठीक है, तो इसमें जो है मान लीजिए यहाँ पे एक भर दिए, अब यहाँ पे 2 चला गया, तो ये यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। ये बीच यहाँ पे खाली नहीं, एक बार तीनों में भराएगा तभी कुछ होगा। भले आप यहाँ पे जो ये चीज़ है वो आप चाहे तो इसको ऐसे ले लेते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे वही चीज़ है कि यदि मान लीजिए इस तरीके से है ये 3 ऑर्बिटल, तो वही चीज़ है कि ऐसा हम लोग जो है कुछ इस तरीके से नहीं भर सकते। जो हमारा बीच वाला ये अब खाली रह रहा है, तो सबसे पहले क्या होगा, एक एक वहाँ पे कंप्लीट करना होगा। मतलब जो भी चीज़ भराएगा पहले क्लियरली भरा जाएगा, उसके बाद ही वहाँ पे उसका रिपीटेशन होगा। तो वही चीज़ बोला गया है कि द पेयरिंग, तभी पेयरिंग हुआ, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल ऑफ द सेम सबसेल डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब इस तरीके से यदि हम लोग बात करें तो इसके पास डबल तुरंत नहीं आ जाएगा। जब तक यहाँ पे एक एक फिल नहीं हो जाएगा तब तक यहाँ पे डबल आप इसको नहीं कर सकते। मतलब डायरेक्ट जो है यदि आप इस तरीके से 3 ऑर्बिटल हमारा है तो डायरेक्ट दोनों में ये आपका सरासर गलत होगा। हाँ, आप इसको चाहें तो ऐसे भर दीजिए, ये आपका सबसे बेस्ट होगा। ये चीज़ यहाँ पे बोला गया है। अब वही है जो हमारा वहाँ पे न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, इसको कर लेते हैं। इसमें एनर्जी बोला है 1 मोल ऑफ फोटोन, फोटोन का कितना है 1 मोल है, उसका यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इतना दिया है, तो उसका एनर्जी निकालना है। तो वही चीज़ है, एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए E बराबर हमारा क्या होता है, फॉर्मूला h न्यू होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या दिया है आपका देख लीजिए, रेडिएशन हुई फ्रीक्वेंसी दे दी है, फ्रीक्वेंसी आपका इतना दिया, मतलब न्यू आपका दे दिया है। एच का वैल्यू अभी यहाँ पे आप देख लीजिए, यदि किसी को नहीं पता था तो उसका वैल्यू देखिए यहाँ पे लिखा गया है 6.626 इंटू 10 का पावर -34 जूल सेकेंड। और न्यू का वैल्यू भी यहाँ पे हम लोगों को दिया था 5 इंटू 10 का पावर 14, क्या दिया था, हर्ट्ज दिया था। तो हर्ट्ज यहाँ पे ये लिख दिया पर सेकेंड। तो एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, जो हमारा पर सेकेंड मतलब 1/s या फिर इसको पर सेकेंड बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग जो है हर्ट्ज का नाम देते हैं। तो ये चीज़ आपको जो है ध्यान रखना होगा। तो सभी का वैल्यू यहाँ पे E बराबर h न्यू में पुट करेंगे इस तरीके से, क्योंकि ये जूल सेकंड में था इसलिए पर सेकंड में इसको हम लोग रख दिए, क्योंकि हम जान रहे हैं हर्ट्ज को पर सेकंड भी बोल सकते हैं। तो अब जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा, और यहाँ पे इसका वैल्यू 33.130 इंटू 10 का पावर -20, क्योंकि इधर तो 34 और यहाँ पे प्लस में कितना हो जाएगा 14, तो यहाँ पे माइनस में 20 आपका बचेगा। और ये हमारा जूल में कुछ इस तरीके से चला जाएगा। तो एनर्जी का कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन, ये अभी एनर्जी आया। अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे सिर्फ एनर्जी नहीं बोला है, 1 मोल के लिए यहाँ पे अब बोला है। तो सबसे पहले यदि हमको एनर्जी का 1 मोल के लिए निकालना होगा, तो 1 मोल तो हम लोग जानते हैं कि एवोगाड्रो नंबर होता है, तो इसके लिए एनर्जी सबसे पहले हमको पता होना चाहिए था। तो एनर्जी हम लोग यहाँ से निकालें। अब क्या करेंगे, 1 मोल के लिए चाहिए, तो ये जो एनर्जी का वैल्यू है इसको हम लोग एवोगाड्रो नंबर, जिसको 6.022 इंटू 10 का पावर 23 से वहाँ पे कर देंगे, और कुछ इस तरीके से हमारा जो आंसर किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। आपका जो 199.51 इंटू 10 का पावर 3 जूल। अब यहाँ पे जैसा कि वो चीज़ किया गया है, ठीक है, इन्होंने क्योंकि यहाँ पे जूल पर मोल में करना था, इसलिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से 10 का पावर -3 है, वही चीज़ है किलो जूल में यहाँ पे इसको जो है रख दिया गया है, ठीक है, वही चीज़ है। चलिए ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे निकालना था। सबसे पहले सीधा सिंपल एनर्जी का वैल्यू यहाँ पे निकला, एनर्जी के लिए बोला, फिर 1 मोल के लिए बोला, तो दोनों को रिलेट करके यहाँ पे जो है इस तरीके से वैल्यू को हम लोग निकाल दी। हिंदी में बस डिस्कस कर दे रहे हैं। पॉली का बहिष्करण सिद्धांत को बताएं, हुंड का नियम बताएं, और यहाँ पे जो है क्वेश्चन है कि विकिरण के 1 मोल फोटोन की ऊर्जा की गणना करें जिसका आवृत्ति यहाँ पे इतना हर्ट्ज है। तो पॉली का बहिष्करण सिद्धांत क्या था कि एक परमाणु में किसी भी 2 इलेक्ट्रॉनों में सभी 4 क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। कोई भी वहाँ पे जो परमाणु है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन का कभी भी जो है सेम क्वांटम नंबर नहीं हो, क्योंकि जो आपका लास्ट वहाँ पे होता है दूसरे में जो विपरीत स्पिन हो जाता है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोनों का विपरीत स्पिन हो जाता है, मतलब एक इधर से तो एक इधर से, क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो यही चीज़ बोला था पॉली का बहिष्करण सिद्धांत। हुंड्स का नियम का बात करें तो एक ही उपस्तर के कक्षक में, एक ही तरह का जो वहाँ पे कक्षक होगा एक सबसेल के लिए, इलेक्ट्रॉन का युग्मन जोड़ा
ठीक है, तब तक नहीं होगा जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन ना हो। यही जो भी बताएं, ये मान लीजिए सबसेल, ये हमारा पी सबसेल है, ठीक है। तो इसमें जो है वही चीज़ बोला, उपसर्जन कक्षकों का इलेक्ट्रॉन का युग्मन जो जोड़ा इलेक्ट्रॉन का होगा वो पहले तीनों में जाएगा, तब जाके इस तरीके से जोड़ा होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे इधर भरने छोड़ के यहाँ पे आपका जो है कुछ इस तरीके से ये होगी, ये नहीं होगा। जब भी होगा वो कुछ इस तरीके से तीनों में भरा जाएगा पहले, तब जाके पेयर यहाँ पे होना स्टार्ट होगा। यही चीज़ बोला गया। अब यहाँ पे जो आपका कुछ इस तरीके से न्यूमेरिकल दिया था, ठीक है, उसको देखिए। एक फोटोन का ऊर्जा इतना दिया था, एच का वैल्यू यहाँ पे ये होता है, न्यू का वैल्यू हमारा यहाँ पे दिया गया था। देख लीजिए यहाँ पे हर्ट्ज में था तो उसको पर सेकंड में चेंज कर दिए, ठीक है। यहाँ पे चेंज हो गया, इसका वैल्यू आया इतना 33.130। और फिर जब इसका 1 मोल के लिए किए तो ये जो वैल्यू आया था उसको एवोगाड्रो नंबर से क्या कर दिए, क्रॉस कर दिए। और कुछ इस तरीके से इतना 10⁻³ जूल आया। इसको जूल पर मोल में चेंज करने के लिए किलो जूल यहाँ पे इसको लिख दिए, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन हमारा है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि व्हाट आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन। तो जिसमें सेम इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहेंगे। गिव एग्जाम्पल, इसी बोला है। दूसरा यहाँ पे जो है न्यूमेरिकल पूछा है कि 100 वाट बल्ब इमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना। एक 100 वाट का पावर वहाँ पे जो भी है बल्ब है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ कितना का देता है, 400 नैनोमीटर का। अब इसमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर सेकेंड बाय द बल्ब। तो नंबर ऑफ फोटोन जो है पर सेकेंड कितना इमिट कर रहा है वो बल्ब, उसको यहाँ पे हम लोग को बताना है। तो जैसे कि यदि हम लोग सबसे पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का बात करें तो कैसा, स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट चार्जेस आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन सेम होगा लेकिन उसका चार्ज जो है डिफरेंट होगा। जैसे कि N3- और O2- यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होगा। क्या क्या लिखा है अच्छे से देखिए, कलर इसको चेंज करते हैं थोड़ा ब्राइट वाला। यहाँ पे बोला है N3- और यहाँ पे बोला है O2-। नाइट्रोजन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसका होता है 8 नाइट्रोजन का। अब यहाँ पे 3- है, मतलब 7। तो यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रॉन हम लोग काउंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे एटॉमिक नंबर ने देखिए, ऑक्सीजन नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे 7 है और माइनस जब होता है तब ऐड होता है, तो इसमें 7 और प्लस कितना हो जाएगा 3, तब कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। वहीं पे 8 हो जाएगा और प्लस में 2 होगा। ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन का संख्या निकल रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। तो 8 + 2 यहाँ पे कितना हो गया 10 हो गया। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है, देखिए दोनों में यहाँ पे जो है 10 और 10 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल गया। जबकि यहाँ पे क्या था कि उसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आया लेकिन यहाँ पे चार्ज जो था डिफरेंट था। जैसे नाइट्रोजन पे 3- आ गया, ऑक्सीजन पे 2- था। फिर भी यहाँ पे सब दोनों का जब निकालें तो दोनों का 10-10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिला। मतलब इस तरीके का स्पीसीज यदि आपको कहीं दिखता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेरी गुड, उसको हम लोग कहेंगे, देखिए लिखा गया यहाँ पे देखिए वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन ये चीज़ बोला है उसमें हमको देखना है क्या क्या है। पावर ऑफ बल्ब दिया है 100 वाट, इसको जूल सेकंड में लिख सकते हैं क्योंकि जूल पर सेकंड को वाट कहते हैं। अब यहाँ पे एनर्जी ऑफ 1 फोटोन का दिया है, तो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन का दिया जो भी वहाँ पे h न्यू दिया है लेकिन लेमडा के टर्म में वहाँ पे दिया गया है। तो हम लोग तो जानते हैं E = h न्यू, लेकिन हम लोग और भी जानते हैं कि h × c/λ भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि c/λ जो होता है वो इस न्यू का ही वैल्यू यहाँ पे होता है। तो हम लोग को कहीं भी क्वेश्चन में न्यू नहीं देखने को मिला था, हम लोग को मिल रहा था लेमडा। तो इसलिए ये जो रिलेशन है इसको हम लोग इसमें चेंज कर लिए। तो यहाँ पे जब इसका वैल्यू, तो h का वैल्यू तो यहाँ पे लगा दिए। c जो होता है स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁻⁸ होता है, बटा में ये लेमडा आ जाएगा। तो लेमडा यहाँ पे कितना है और बटा में यहाँ पे क्या है, बटा में देख लीजिए लेमडा है और लेमडा हमारा 400 नैनोमीटर है। जब 400 नैनोमीटर को चेंज करेंगे किस में, मीटर में चेंज करें तो 10⁻⁹ मीटर में कर देंगे, ठीक है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। तो इसलिए यहाँ पे इसका 400 × 10⁻⁴ इतना किए और ये ओवरऑल जब इसका कैलकुलेशन यहाँ पे हम लोग किए तो हमारा यहाँ पे आ गया, क्या आ गया, एनर्जी का वैल्यू इतना आ गया। अब हमको यहाँ पे क्या पूछा है कि नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। तो नंबर ऑफ फोटोन्स जो इमिटेड हुआ है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जितना भी यहाँ पे इसका जो पावर है 100 है
और यहाँ पे एनर्जी उसका कितना आ रहा है, तो एनर्जी पर सेकेंड में ही वहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो 100 और अपन में यहाँ पे जो भी यहाँ पे हम लोग वैल्यू आया एनर्जी का, उससे क्या किया, डिवाइड कर दिए। तो ओवरऑल हम लोगों का जो यहाँ पे आंसर आया वो 2.012 इंटू 10⁻20 पर सेकेंड। मतलब यहाँ पे जो है नंबर ऑफ फोटोन जो होता है पर सेकेंड, वो इतना यहाँ पे क्या करता है, इमिट करता है वो बल्ब के द्वारा। कितना, 2.012 इंटू 10⁻20 पर सेकेंड में उतना वहाँ पे इमिट करता है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसी का हिंदी रूपांतरण है, समझते हुए चल सकते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियाँ क्या है, उदाहरण दीजिए। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, देखिए यहाँ पे इसी लिख दिया, लेकिन सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति इसको बोला जाता है हिंदी में। वही चीज़ है कि जिन प्रजातियों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है लेकिन आवेश अलग अलग होते हैं, उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियाँ कहा जाता है, जैसे कि N3- और O2-। ठीक है, वहाँ पे दोनों का इलेक्ट्रॉन जो है सेम हो जाता है कि साथ जो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का और प्लस में 2 माइनस चार्ज जब भी रहेगा वहाँ पे एडिशन हो जाता है। अगला 100 वाट का बल्ब 400 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का मोनोक्रोमेटिक प्रकाश उत्सर्जित करता है। बल्ब द्वारा प्रति सेकंड में उत्सर्जित होने वाले फोटोन का संख्या निकालना है। तो जो भी बल्ब का शक्ति है उसको 100 वाट था, इसको जूल सेकंड में चेंज कर दिया। और कुछ इस तरीके से यहाँ पे फिर आगे एक फोटोन का एनर्जी के आधार पे E बराबर h न्यू और न्यू बराबर c/λ होता है। तो hc/λ से यहाँ पे जब निकालें तो 4 पॉइंट इतना यहाँ पे समथिंग आ गया। अब उत्सर्जित फोटोन का संख्या निकालना है। तो जब भी फोटोन का संख्या निकालने कहेगा तो जितना भी वहाँ पे उसका पावर रहेगा, ऊपर में पावर और अपन में जो भी यहाँ पे एनर्जी आया उससे वहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो इतना 2.012 यहाँ पे इंटू 10⁻20 पर सेकेंड वहाँ पे फोटोन आ जाएगा। चलिए ये चीज़ हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का है। ठीक है, फिर अगले जो हम लोग चैप्टर की तरफ उसका की पॉइंट देखेंगे। ठीक है, तो और जो भी चीज़ें हैं प्लेलिस्ट बनाए आप लोग स्लाइड करके वहाँ प्लेलिस्ट में जाइए। क्वेश्चन बैंक सीरीज क्लास 11 जैक बोर्ड वहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो उसको आप लोग देखिए डिफाइन करना है। अगला जीमान इफेक्ट, स्टार इफेक्ट और यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जीमान इफेक्ट और स्टार इफेक्ट क्या होता है इसको देखते हैं और फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को भी देखते हैं। और बी नंबर यहाँ पे क्वेश्चन एक दिया गया है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिशन लाइन्स व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इन n बराबर 6 ड्रॉप टू ग्राउंड स्टेट। मतलब सीधा सिंपल बोल रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिशन लाइन, कितना सारा लाइन वहाँ पे जो है n बराबर 6 के लिए ड्रॉप हो सकता है ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, उसको भी समझेंगे। सबसे पहले जीमान इफेक्ट देखते हैं। कहता था स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड। सीधा सिंपल याद रखना है, जीमान इफेक्ट और स्टार इफेक्ट आपका दोनों क्लियर हो जाएगा। यदि मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग होता है स्पेक्ट्रल लाइन का तो उसको जीमान इफेक्ट कहते हैं। और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइन्स का स्प्लिटिंग होता है तो उसको स्टार इफेक्ट कहते हैं। सीधा सिंपल इसको हम लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं एक छोटा सा टर्म में। ठीक है, ऐसे याद रखते हैं। ये मान लो कुछ इस तरीके से, ये आपका थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं, इसको समझिएगा शॉर्ट फॉर्म में। जेड और ई मतलब ये जीमान इफेक्ट है और ये एस और ई मतलब ये स्टार इफेक्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो है दोनों में क्या आएगा, दोनों में स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ये यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पर रख देते हैं। तो जीमान इफेक्ट का जब होगा तो इसमें स्प्लिटिंग लाइंस किसका आ जाएगा, देख लीजिए वहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड मतलब एम एफ यहाँ पे लिख दे रहे हैं। और इसमें जब स्टार के इफेक्ट में आ जाएगा तो इसमें स्प्लिटिंग किसका आ जाएगा, वेरी गुड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का आ जाएगा। सीधा सिंपल है। जीमान इफेक्ट मतलब स्प्लिटिंग जो स्पेक्ट्रल लाइन का है मैग्नेटिक फील्ड में यदि रहेगा तो उसको जीमान इफेक्ट कहेंगे। और यदि स्प्लिटिंग जो स्टार की इफेक्ट उसको कहेंगे जब स्प्लिटिंग जो होगा स्पेक्ट्रल लाइन का वो इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तब उसको कहेंगे। बस सीधा सिंपल याद रखिए। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उसको समझते हैं। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कहता था मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटल। मान लीजिए ये सरफेस है मेटल का, ठीक है, इसमें जो हम लोग यहाँ पे
मिनिमम फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे देते हैं कुछ इस तरीके से रेडिएशन। मान लीजिए यहाँ पे कुछ सोर्स है, उससे वहाँ पे जो है वो ये हमारा सोर्स है, इससे यहाँ पे जो हमारा क्या आ रहा है, इस तरीके से आपको समझा देते हैं, थोड़ा अच्छा भी लगेगा, अट्रैक्टिव। तो यहाँ पे सबसे पहले ये मान लीजिए कोई भी मेटल सरफेस है, इसमें यहाँ पे एक फोटोन है, ये सोर्स है फोटोन का, और यहाँ से ये कुछ इस तरीके से इस पे आके इसको थोड़ा तब ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ से क्या हो रहा है, कुछ इस तरीके से इस सरफेस में आके यहाँ पे आके मेटल सरफेस में पड़ रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। तो वही चीज़ बोला है कि जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, यहाँ से जो आ रहा है ये फ्रीक्वेंसी रेडिएशन का रिक्वायर्ड होता है रिमूव करने के लिए। यहाँ पे मान लीजिए मेटल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है कुछ इस तरीके से, तो एक इलेक्ट्रॉन को जो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को निकाला जा रहा है सरफेस, ये पूरा का पूरा क्या है, सरफेस है मेटल का, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा रहा है। उसके लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ यहाँ पे रेडिएशन, ठीक है, दिया जा रहा है फ्रीक्वेंसी का, उसी को हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यही बस समझना था, ठीक है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटल, जो मेटल का सरफेस था उससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो यहाँ पे एनर्जी दिया गया, उसी को हम लोग क्या बोलें, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलें। अगला चीज़ यहाँ पे वही चीज़ था क्वेश्चन में कि n बराबर 6 के लिए है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिशन लाइन, कितना जो है लाइन वहाँ पे ड्रॉप करेगा ग्राउंड स्टेट में। मान लीजिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये जो था एक स्टेट था n बराबर, ये n बराबर 6 था, तो यहाँ से जो है लाइंस आएगा वो कहाँ पे, यहाँ पे ग्राउंड में, ये ग्राउंड स्टेट है, तो यहाँ से कितना सारा लाइंस आएगा वो चीज़ ये यहाँ पे बोला है। तो उसके लिए सीधा सिंपल क्या होता है, फॉर्मूला होता है n इंटू n-1/2। जब भी ऐसा पूछे, ठीक है, कि ऊपर से आ रहा है उतना n बराबर इतना से और वो आ रहा है ग्राउंड स्टेट, याद रखना ग्राउंड स्टेट के लिए ये चीज़ होता है। तो n बराबर हमारा 6 था, ग्राउंड स्टेट के लिए फॉर्मूला n इंटू n-1/2, तो n हो जाएगा 6 और यहाँ पे 6-1/2, मतलब 6 में 1 यहाँ पे 5 और 6-5 30 और यहाँ पे मतलब 15, कुछ इस तरीके से आपका लाइंस रहेगा, जो कि वहाँ पे कहाँ आएगा, हाँ ग्राउंड स्टेट में आएगा, ठीक है। मतलब यदि आपको हम थोड़ा सा दिखाना चाहें किस तरीके से आएगा, तो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं। ये हमारा ग्राउंड स्टेट मान लीजिए 1 है, ये हमारा 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है, इस तरीके से है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ से ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सबसे पहले ये 1, इसको यहाँ से लिख लेते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। अब इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं। तो एक बार 6 से आएगा 5 में एक लाइन हुआ, फिर 4 में आएगा 2 लाइन, फिर ये चीज़ आएगा 3 में, फिर आएगा 2 में और फाइनली आएगा किस में, 1 में। कितना लाइन हुआ, 1 2 3 4 5, अभी यहाँ पे 5 हुआ। अब इसी तरीके से 5 से आएगा, सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, 5 से आएगा 4 में, 5 से आएगा 3 में, 5 से आएगा 2 में और 5 से फिर आएगा कहाँ पे, 1 में। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसी तरीके से 4 से 3 में आएगा, फिर 4 से 2 में आएगा, 4 से 1 में आएगा, सब कर देते हैं। 3 से 2 में, फिर 3 से 1 में, फिर 2 से 1 में। अब सभी को काउंट कीजिए, देखिए आपका 15 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, देखिए 15 यहाँ पे लाइन्स हो गए। तो यही इतना आपको कैलकुलेट ना करना पड़े, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला उसका निकाला गया था कि n इंटू n-1। अब आपको कभी भी कोई भी बोले 7 के लिए बोले, 3 के लिए बोले, 2 के लिए बोले, मान लीजिए आपको 3 के लिए ही बोले तो आप देखिएगा वही आ जाएगा। अगर 3 के लिए बोले तो 3 इंटू 3-1/2, 3 में 1 3 दूनी 6 और दिया यहाँ पे 3 आ गया, 3 में 1 गया तो 2, 3 दूनी 6, 2 3 6। अब इसको देखिए बना देते हैं, ये 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया,
ठीक है। अब यहाँ से इसको ड्रॉप करते हैं, 3 से सबसे पहले 2 में, फिर जाएगा 1 में, फिर 2 से 1 में, तो 1 2 यहाँ पे कुछ इस तरह कितना आया 1 2 और 3, तो यही आंसर हमारा था। बस यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे वही चीज़ हिंदी में है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। परिभाषित करना है जीमेन प्रभाव, स्टार्क प्रभाव, थ्रेशोल्ड आवृत्ति यहाँ पे दिया जब n बराबर 6 हाइड्रोजन परमाणु, और ये चीज़ याद रखिएगा हाइड्रोजन एटम के लिए वो चीज़ स्पेक्ट्रल लाइन वहाँ पे देखने को मिलता है, इसको आप लोग थोड़ा याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन मूल अवस्था में गिरता है तो उत्सर्जन रेखाओं की अधिकतम संख्या कितना होगा, ये चीज़ यहाँ पे पूछा है। तो जीमान प्रभाव क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में वर्णक्रमीय रेखाओं के विभाजन को जीमेन प्रभाव कहेंगे, और यही अधि वर्णक्रमीय रेखा आदि विभाजन का आएगा स्टार्क प्रभाव में, कब, जब विद्युत क्षेत्र में आएगा तो। और यही चीज़ थ्रेशोल्ड आवृत्ति पूछा गया है, तो बोलता है कि धातु के सतह से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए आवश्यक विकिरण की न्यूनतम आवृत्ति, ठीक है, उसी को हम लोग थ्रेशोल्ड आवृत्ति कहते हैं। अब उसी तरीके से क्वेश्चन जो n बराबर 6 के लिए था, n बराबर 6 से वो जा रहा है n बराबर 1 के लिए, मतलब ग्राउंड के लिए जा रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको बताना है। तो ये फॉर्मूला आपका होता है, इसके आधार पे 6 यहाँ पे बैठा दिए और यहाँ पे 15 रेखा हो गया। बाकी मैंने यहाँ पे समझा ही दिया था, जो भी स्पेक्ट्रल लाइन कुछ इस तरीके से यहाँ पे जा रहा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ से यहाँ आएगा, फिर बेसिकली यहाँ से जाएगा, तुरंत नीचे नहीं आ जाएगा, पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इसी तरीके से आपको बार बार दिखाना है सबका। तो वहाँ पे आया था आंसर हम लोग का कितना, 15 रेखाएं यहाँ पे आ गया, ठीक है, इस तरीके से। तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका जो लॉन्ग आंसर टाइप हो गया, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप वाला हम लोग सारा यहाँ पे डिस्कस कर लिए। तो बहुत ही अच्छा रहा होगा ये लेक्चर, आपको बहुत सारा नॉलेज यहाँ से देखने को मिला होगा। और जितना भी बता दे रहे हैं ये चीज़ आपका जो शुरू से है, ठीक है, प्लेलिस्ट को देखिए, 3 वीडियो का सब चैप्टर का 3 वीडियोज़ आपको मिल रहा है। तो उसको क्या करना है, अच्छे तरीके से देखना है, उससे बाहर आपका कहीं भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। आप ये चीज़ एग्जामिनेशन में आपको फील ज़रूर होगा, ठीक है। बाकी और भी चैप्टर्स को यदि आप लोग सेपरेट से पढ़ना चाहेंगे तो उसको हम लोग ज़रूर अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, पहले इन सभी को कर लें अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यदि वीडियो को अच्छा लगा होगा, ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो अच्छे से वीडियो को लाइक कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी यहाँ पे मोटिवेशन मिले अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपना जो भी सेक्शन अगला चैप्टर की तरफ, वहाँ पे की पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। तो इन चीज़ों को फिर अभी कंटिन्यू पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्लीट एक प्लेलिस्ट जब बन जाएगा तो अब सारा चैप्टर का अच्छे तरीके से वहाँ हो जाएगा, प्लेलिस्ट को जाके देखिए, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को यहीं पर रखते हैं। यहाँ तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।